जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। तो आशा करते हैं आपने हमारे सभी वीडियो को देखा होगा और सभी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जहां पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है वो समाप्त चुका है फाइनली लगभग। तो आगे की पढ़ाई के लिए यदि आप पार्ट टाइम में कोई कोर्स और करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की दुनिया बहुत बड़ी है, यदि आप उसे सीखना चाहते हैं तो विस्तृत तरीके से सीखिएगा। तो कंप्यूटर यदि आपने नहीं सीखा है तो ये आपके लिए बहुत बेकार है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे आपको कंप्यूटर यदि आता है तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर सीखने के लिए या कंप्यूटर की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 11 कवर कराया था, 1 से लेकर 11 तक कवर करा दिए थे। 11 वाले चैप्टर में आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड जानकारियाँ थी। इस वीडियो में आपको डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में यानी कि इसका मतलब क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण और उसके अनुप्रयोग। डिजिटल वित्तीय मतलब आप जो कहीं पर पैसा वैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे और भी बहुत सारे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के, लेन देन के, वो सभी क्या हैं, डिजिटल वित्तीय उपकरण हैं। और उसके अनुप्रयोग यानी उसके प्रयोग के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय। तो आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनेक डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि के माध्यम से अपने बैंक खाते से जुड़कर विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे बिलों का भुगतान करना, लेन देन करना, फंड ट्रांसफ़र करना या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना, खाता विवरण सत्यापित करना और टिकट बुक करना इत्यादि का लाभ ले सकता है। इसके अलावा एटीएम के आविष्कार ने बैंकों से पैसे निकालने और जमा करने का समय कम कर दिया है। किसी भी डिजिटल वित्तीय सेवा के 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो यानी कि डिजिटल जो वित्तीय सेवा है, तो यदि इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ लेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी कि किस लिए उपयोग होता है। अब इसके 3 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? तो पहला चरण है डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक ग्राहक अपने सभी वित्तीय लेन देन यानी पैसे का लेन देन एक डिवाइस के द्वारा करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नगद धन का कोई योगदान नहीं होता है। यदि आपके पास कैश में पैसे नहीं हैं, यदि आपके पास बैंक में पैसे हैं या कहीं और बैंक में पैसे हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू उस व्यक्ति को पैसे दे सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगता इसमें। कोई प्लेटफॉर्म चार्ज लेती हैं। तो यह डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का यही माध्यम है। इसमें आपको कोई यानी नगद कैश का कोई योगदान नहीं होता है। आप उसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पैसे दे सकते हैं। दूसरा है रिटेल एजेंट। क्या है रिटेल एजेंट? रिटेल एजेंट एक माध्यम तैयार करते हैं जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होते हैं। तीसरा क्या है डिवाइस यानी कि एक मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है जो एक पीओएस टर्मिनल से जुड़ा हो सकता है। इसके माध्यम से भुगतान किए जा सकते हैं। यानी कि आप भुगतान कैसे करेंगे? आपके पास नॉर्मली मोबाइल तो होता है, तो आप मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं, किसी को पैसे दे सकते हैं। यही 3 माध्यम है। यही 3 माध्यमों पर हमारा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि जो डिजिटल सेवाएँ हैं वो काम करती हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल वित्तीय टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यह आपको कभी भी ऑनलाइन लेन देन करने में मदद करते हैं। यानी कि जो डिजिटल वित्तीय टूल है यह हमें ऑनलाइन लेन देन करने में यानी ऑनलाइन पैसे लेने देने में मदद करते हैं। यदि आपके पास इस प्रकार की सुविधा का लाभ यानी कि यदि आपने इस प्रकार की सुविधा का लाभ उठाया है तो किसी भी बैंक में जाने, फॉर्म भरने, कतार में खड़े होने और परिणामों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं। यानी कि यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं, बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ है, या बैंक नहीं जाना चाहते हैं,
आप घर बैठे पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो सभी इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? ई वॉलेट होता है, OTP, QR, UPI, AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। AEPS का फुल फॉर्म। आधार के थ्रू भी आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े जाकर पैसे निकाल सकते हैं। USSD, CARD, पॉइंट ऑफ सेल यानी POS, इन सभी का यूज होता है, यानी यूज होते हैं। ये सभी क्या हैं? डिजिटल वित्तीय टूल्स हैं। नेक्स्ट क्या है? OTP, वन टाइम पासवर्ड, यानी कि आप सभी जानते हैं OTP के बारे में। बिना OTP के तो कोई कार्य नहीं होता है। और आपको एक सलाह देते हैं कि आप किसी भी यानी जिसको जानकारी नहीं है इसके बारे में से, तो इसमें जान लें। तो किसी भी अनजान आदमी को आप अपना OTP, पासवर्ड या ईमेल ID या कोई और चीज़ शेयर ना करें। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड। OTP को वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन भी कहा जाता है। यह कैरेक्टरों की एक स्वचालित रूप से संख्यात्मक या अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, जो एक उपयोगकर्ता को एकल लेनदेन या लॉगिन सत्र के लिए प्रमाणित करता है। एक OTP एक स्थिर पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है, विशेष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया पासवर्ड जो कमज़ोर हो सकता है और या कई खातों में पुनः उपयोग किया जा सकता है। OTP से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि आप इसका कहने का मतलब यह है कि हाँ, OTP क्या है? OTP एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कोड है। यदि आपका पासवर्ड वीक है तो OTP के माध्यम से आपका कोई, यानी कि OTP के माध्यम से आप अपने पैसे लेन देन कर सकते हैं। यदि आपको कोई मतलब परेशान करता है या आपके हैक कर लेता है, मोबाइल हैक हो जाता है, तो बिना OTP के तो वो हैक नहीं होगा। यानी कि आप अनवांटेड मैसेज को भी न टच करें। यदि आपके मोबाइल में कोई भी लिंक वगैरह आता है मैसेज में कि टच करने के लिए रहेगा, तो आपको असली में लगेगा, लेकिन वो फेक न्यूज़ होता है, तो उसको कभी न टच करें। न किसी लिंक पर क्लिक करें, जिसके बारे में जानकारी हो उसी पर ही क्लिक करें। तो OTP से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या होती है? यह बैंक द्वारा जारी किए गए OTP की संख्या 6 होती है। OTP पासवर्ड की सीमा 10 मिनट होती है। यदि आप इसके अंदर OTP नहीं डालते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। तीसरा है, OTP पासवर्ड को हम किसी भी पंजीकृत मोबाइल या किसी पंजीकृत ईमेल ID से प्राप्त कर सकते हैं। यानी OTP पाने के लिए आपका मोबाइल नंबर या वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल ID होना ज़रूरी है। आप दोनों में से किसी एक पर अपना OTP प्राप्त कर सकते हैं। 3 बार से अधिक बार OTP गलत डालने जाने पर 3 बार से अधिक बार यदि आप OTP गलत डाल लेते हैं तो कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी यदि आप 3 बार से अधिक गलत OTP डालते हैं तो आपका जो कार्ड है, यानी कार्ड का मतलब होता है ATM, जो पेटीएम होता है, वो आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा। एक OTP को 5 बार फिर से भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। एक OTP को हम 5 बार भेज सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में OTP नहीं जा रहा है तो 5 बार भेज सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, OTP से हमारा सभी अकाउंट जैसे गूगल अकाउंट, नेट बैंकिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट इत्यादि सभी सुरक्षित रहते हैं। इस यानी OTP को कहीं भी नहीं शेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं हम बारकोड के बारे में। किसके बारे में? अब बात करते हैं हम QR कोड के बारे में। बारकोड या QR कोड। बारकोड अलग होता है QR कोड। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बारकोड या QR कोड में क्या अंतर है। तो QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड एक प्रकार का द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड है, जिसका आविष्कार 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेब कॉरपोरेशन के मासाहिरो हारा QR के जनक के द्वारा मोटर वाहन उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसको याद रखिए, QR कोड का जो आविष्कार है वो 1994 में जापान की कंपनी डेंसो वेब कॉरपोरेशन के मासाहिरो हारा QR के जनक के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य पर्पस था मोटर वाहन उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया था।
एक बारकोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल होता है जिसमें उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है जिससे वह जुड़ा होता है। व्यवहार में क्यूआर कोड में अक्सर किसी लोकेटर, पहचानकर्ता या ट्रैकर के लिए डेटा होता है जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को इंगित करता है। एक क्यूआर कोड 4 स्टैंडर्ड एन्कोडिंग मोड, संख्यात्मक, अल्फान्यूमेरिक, बाइट्स, बाइनरी और कांजी का उपयोग करता है ताकि डेटा को कुशलता से संग्रहित किया जा सके। यह कोड न केवल बड़ी सूचनाओं को सेव कर सकता है बल्कि इसे अन्य किसी कोड की तुलना में 10 गुना अधिक तेज़ी से भी पढ़ा जा सकता है। यानी इसका नाम ही इसका काम भी वैसा है, जिसका जैसा नाम है इसका वैसा काम भी है। क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड। एक क्यूआर कोड में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक वर्गाकार ग्रिड में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं जिसमें कुछ फिडुशियल मार्कर भी शामिल होते हैं जिन्हें एक क्यूआर स्कैनर या एक अंतर्निहित कैमरे के साथ स्मार्टफोन का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है और रीड सोलेमन त्रुटि सुधार का उपयोग करके संसाधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पहली बार क्यूआर कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और रिटेल इंडस्ट्रीज में इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए किया गया था। लेकिन आज क्यूआर कोड का उपयोग बैंक खाते की जानकारी या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है या उन्हें विशेष रूप से भुगतान प्रदाताओं अनुप्रयोगों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके साथ ही टिकटों से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक इसका उपयोग किया जा रहा है। और यही नहीं, अब लोग अपना क्यूआर कोड बना भी सकते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग वेबसाइटों में लॉगिन करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी आप अपना डिटेल भर के क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर दिया है, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई 11 अप्रैल 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा विनियमित एक प्रणाली है। यूपीआई डिजिटल पेमेंट या रियल टाइम पेमेंट सिस्टम एक ऐसा तरीका है जो मोबाइल एप्लीकेशन पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आदि के जरिए बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से जुड़ा होता है, जिससे यूपीआई पिन एक सीक्रेट कोड है जो 4 से 6 डिजिट से बना होता है। यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा तुरंत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूपीआई का इंटरफेस अंतर बैंक P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। तो क्यूआर कोड के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जानकारी भी आपको इसमें थोड़ा देखने को मिल रहा है। हमारी वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करिएगा। इस प्रणाली को 2 पक्षों के बीच धन हस्तांतरित करने या सुरक्षित तरीका कहा जा सकता है। यह भौतिक नकदी या बैंक जाकर लेन देन करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यूपीआई पर पैसे भेजने को पुश कहा जाता है। पैसे भेजने के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस में लॉगिन करता है और सेंड मनी भुगतान विकल्प का चयन करता है। प्राप्तकर्ता की वर्चुअल आईडी और वांछित राशि दर्ज करने के बाद वह उस खाते को चुनता है जिससे धनराशि डेबिट की जाएगी। उपयोगकर्ता एक विशेष व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन दर्ज करता है और एक कन्फर्मेशन प्राप्त करता है। यूपीआई के माध्यम से पैसा प्राप्त करना पुल कहलाता है। आइए नेक्स्ट दिया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 21 सदस्य बैंकों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में RBI के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा किया गया था।
भारतीय बैंकों ने 25 अगस्त 2016 को अपने यूपीआई सक्षम ऐप्स को गूगल पे स्टोर पर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। यूपीआई से संबंधित 2024 में लागू नए नियम क्या है? अब आप एक दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक दिन में अब आप एक दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। एनपीसीआई के द्वारा बनाए गए नए नियम के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से उन सभी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा जो करीब 1 साल से एक्टिव नहीं हैं। इससे गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के यूजर प्रभावित होंगे। 31 दिसंबर 2023। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।